जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बता दीजिए मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही हो चैट में। यस तो कुछ भी मुझे इंडिकेट कर दीजिए। तो ये जो कंसेप्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये है ट्रेडिंग माइंडसेट के हवाले से। जैसे मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में बताया कि ट्रेडिंग और ओनिंग के अंदर क्या फ़र्क है। तो और आपको क्यों करनी चाहिए ट्रेडिंग और क्यों होल्डिंग या ओनिंग की तरफ जाना चाहिए। आपका माइंडसेट उस हवाले से क्या है। इस तरह आ जाता है कि ट्रेडिंग के अंदर आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए। एक अच्छा माइंडसेट क्या होता है और एक बुरा माइंडसेट क्या होता है। तो ये सारी प्रेजेंटेशन इस चीज के बारे में है। ट्रेडिंग माइंडसेट में तो बेसिकली यही है कि आपके पास एक कन्विंसिंग किस्म का लॉजिक हो, रीजनिंग हो। आपके पास एक ऑनेस्ट एनालिसिस हो कि जो आप ऑब्जर्वेशन आपके मुशाहिदे में जो चीज़ आ रही है वो रियलिस्टिक वे में जैसी आपने समझी है आप उसी के मुताबिक ही डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप गट फीलिंग के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं या कोई आपको चीजें हिदायत हो रही हैं इंट्यूशन के तौर के ऊपर कि वजदानी कैफियत तारी हो गई है कि या आपको कोई देजा वू टाइप चीज हो गई है। कोई इस तरह की चीजों के ऊपर जो है आपने ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेने। आपके पास जो आपका कैपिटल है वो उसकी उसकी जितनी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर रहते हुए आपने ट्रेडिंग करनी है। कई लोग मार्जिन यूटिलाइजेशन में जाते हैं और अपने अकाउंट के 5 गुना ऊपर जाके 3 गुना ऊपर जाके पोजीशन लेते हैं। तो जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है फिर वो उस प्रेशर को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते। उसकी वजह से फिर उनको खराबी का सामना करना पड़ता है। फिर जो चीज़ आप कर रहे हो तो ये कोई एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है कि जो चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं स्टॉक मार्केट में कोई एब्सोल्यूट है कि अगर ये ए हुआ है तो बी होगा, बी हुआ तो सी होगा। ऐसा नहीं है। वो डिसोसिएट किस्म की चेन है। वो डिफरेंट तरीकों से भी हैपनिंग हो सकती चीज़ें। तो आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना होता है। इसमें कोई गैस वर्क नहीं है। तो इस चीज़ों के ऊपर हम कहाँ अभी देखेंगे कि ट्रेडिंग माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सब चीज़ों को देखेंगे कि गुड ट्रेडर माइंडसेट और बैड ट्रेडर माइंडसेट में क्या फर्क है। तो गुड ट्रेडर माइंडसेट में जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो आपकी बहुत क्लियर रहती है। आपको पता होता है कि कोई भी चीज़ मार्केट में गारंटी नहीं है। सिर्फ अमकानी सूरत हाल पैदा होती हैं, वैसे हालात वाक़यात पैदा होते हैं जो पिछले हालातों वाकयात के ऊपर मुनहसर होते हैं कि उनकी वजह से पैदा हो रहे हैं। लेकिन उनकी कोई यकीनी सूरत हाल नहीं होती। और उसके भी ऊपर ये होता है कि जो आप जब आप डिसीजन ले लेते हैं, डिसीजनिंग करते हैं तो वो डिसीजनिंग आपकी अपनी होनी चाहिए। यानी उसकी इंडिपेंडेंस वो आप किसी के ऊपर सप्रेशन या प्रेशन के तौर पर आपने वो फैसला ना किया हो। किसी के जेरे साया या किसी से इन्फ्लुएंस हो गया आपने वो फैसला ना किया हो, बल्कि अपने मुशाहिदे के ऊपर आपने अपना फैसला किया हो। तो ये आपने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप अपने फैसलों के खुद जिम्मेदार हैं और फैसले भी आप खुद कर रहे हैं। तो गुड ट्रेडर माइंडसेट जो है वो अपने माइंडसेट को इस तरह से लेके चलता है। उसको पता होता है कि उसने एक स्टॉक कहाँ पे खरीदना है, उसकी एग्जिट प्लान क्या है, उसको एवरेज करना है वो स्टॉक या एवरेज नहीं करना, उसको स्टॉप लॉस लगाना है या उसको स्टॉप लॉस नहीं लगाना, ड्यूरिंग द ट्रेड उसकी एटीट्यूड क्या रहता है, एग्जिट करने के बाद उसके ऊपर क्या, उसके जहन के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। यानी उसके बेचते साथ ही स्टॉक अगर ऊपर शूट कर जाता है तो वो उसको क्या लगता है। तो गुड ट्रेडर माइंडसेट को जो ये सारी बातें अपने जहन के अंदर क्लियर होती हैं कि मुझे इस तरह से मार्केट में काम करना है। लेकिन जो बैड ट्रेडर माइंडसेट होता है वो बिल्कुल ही इसके अपोजिट काम कर रहा होता है। उसकी एंट्रीज जो हैं वो रैंडम होती हैं। उसने मार्केट में देखा, मार्केट में पेज ओपन किया, मार्केट आज ओपन की, उसको 7 स्टॉक्स ऊपर जाते नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पास से कोई चीज मिस आउट हो रही है तो वो एकदम से 7वीं 8वीं चीज को पिक कर लेगा कि अच्छा ये भी चलेगी। अगर पूरी मार्केट ग्रीन है, ये चीजें ग्रीन है तो वो भी ग्रीन होगी। जबकि वो उसके पास पीछे कोई बैकग्राउंड में हिस्ट्री नहीं होती कि ये जो 5 स्टॉक्स ग्रीन हुए हैं इनके पीछे स्टिमुलेशन क्या हो सकती है। हाल तो कि ये चीजें वर्क करती हैं, लोग कई लोगों के लिए वर्क कर जाती हैं। लेकिन चूंकि उसकी रैंडम एंट्रीज होती हैं तो उसको ये भी नहीं पता होता कि मुझे मैं खरीद कहाँ पे रहा हूँ
इसके अंदर और इतना स्प्रेड कितना इसके अंदर बाकी आज के दिन का रुझान बचा हुआ है, कि जो एवरेज ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, ये एक दिन में क्या इतना स्प्रेड के ऊपर ट्रेड हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसके पास कोई प्लान नहीं होता, कोई उसको स्टॉप लॉस का नहीं पता होता, कोई उसको टेक प्रॉफिट का नहीं पता होता, यानी टारगेट उसका सेट नहीं होता। उसको सिर्फ एक उम्मीद होती है कि बाकी चीजें चल रही हैं तो ये भी चल जाएगी। और ये सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं, ये लॉन्गर ट्रेड्स के लिए भी वो ऐसा ही सोचता है। चीज वो पकड़ता है इसलिए कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है उसको, कि अच्छा ये भी हाथ से निकल जाए। अगर वो ट्रेड उसकी स्टक हो जाती है तो वो उसके पीछे रिवेंज में चला जाता है, पुल बैक्स की तरफ चला जाता है, कि कभी ना कभी ये बाउंस बैक करेगी, ये बाउंस बैक करेगी। अ, उसकी और उसके पास उसकी कोई स्टडी नहीं होती। आल दो के चीजें हैं इसको सब स्टडी करने के लिए, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हो गए, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हो गए, या मार्केट में पास्ट के जो लेवल्स हो गए। लेकिन वो सिर्फ उसके लिए काम करते हैं जिसने पहले से एक प्लान बनाया होता है, और उसका वो ट्रेड इनिशिएट भी एक एक क्वांटिटी के साथ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 रुपए है और आपने उसमें से 10 रुपए की ट्रेड करनी है, तो 10 रुपए की ट्रेड करने के लिए भी आपने उसके 2-3 लेवल्स बनाए हो, कि 3 रुपए मैंने इस लेवल पे खरीदने हैं, 3 रुपए इस लेवल पे खरीदने हैं, 3 रुपए के स्टॉक्स इस लेवल पे खरीदने हैं, और 1 रुपए के स्टॉक्स वो कभी भी किसी भी लेवल पे जब भी उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो खरीद सकते हैं। तो उसके लिए ये लेवल्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, पुल बैक्स, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल उसके लिए काम करते हैं। लेकिन बैट ट्रेडर माइंडसेट के लिए ये चीजें काम नहीं करती। तो वो ये सब चीजें आ जाती हैं बैट ट्रेडर माइंडसेट के लिए। अगर आप इस तरह से रैंडमली काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको थोड़ा सा इसमें सोचने और समझने की जरूरत है कि आगे आपको क्या करने की जरूरत है। और दूसरी बड़ी बात यह थी कि जिम्मेदारी, अपने डिसीजन की जिम्मेदारी जो है, बैट ट्रेडर जो है, बैड माइंडसेट वाला ट्रेडर, वो अपनी ट्रेड्स की जिम्मेदारी नहीं लेता। वो बल्कि इस बात के लिए दूसरों को ब्लेम करता है। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप किसी चीज को देख रहे हैं तो आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो जब आप देखते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि एक स्टॉक जो है वो 10 रुपए पे ओपन हुआ, और देखते ही देखते वो 10 रुपए से 10 रुपए 80 पैसे का हो गया। अब अगर आपको उसकी हिस्टोरिकल ट्रेंड नहीं पता कि क्या वो स्टॉक अपर सर्किट ब्रेकर हिट करने वाला स्टॉक है या वो स्टॉक नहीं है, तो आप उसको 10 रुपए 80 पैसे पे पकड़ लें, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में, कि आप भी कहीं पीछे न रह जाएं। जबकि वो स्टॉक जो है सर्किट ब्रेकर हिट करने वाला स्टॉक नहीं है, उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में या पिछले 5-6 साल में कभी सर्किट ब्रेकर हिट नहीं किया। तो अगर कोई बड़ी मेजर न्यूज नहीं है तो इसका मतलब है कि वो 10 रुपए 80 पैसे से नीचे करेक्शन की तरफ आएगा। लेकिन आपने जल्दबाजी में उसको पकड़ लिया, तो अब आप डरेंगे घबराएंगे कि मैं इसको एवरेज करूं या इसको स्टॉप लॉस लगाऊं। चूंकि आपने रैंडम वो ट्रेड इनिशिएट किया तो आपके पास कोई प्लान नहीं है। तो आप इसका फिर जिम्मेदार किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। अगर आपके साथी ट्रेड्स कर रहे हो जिन्होंने 10 रुपए 50 पैसे पकड़ा हो, या आपको कॉल मिली हो 10 रुपए 30 पैसे की, आपने वो मिस करके 10 रुपए 80 पैसे पकड़ा हो, तो आप उसकी जिम्मेदारी भी फिर दूसरे लोगों पर डालते हैं। तो बैड ट्रेडर माइंडसेट ये होता है कि आप हेस्टी फैसले करते हैं, ना कि लॉजिक्स की बेस के ऊपर फैसले करते हैं। लॉजिक की बेस के ऊपर आप हेस्टी फैसले कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से चीजों को ऑब्जर्व किया हो, स्टडी की हो और प्लानिंग की हो, तो उसके बाद आ जाता है कि ट्रेड तो जब आपने इनिशिएट कर दी, उसके बाद क्या ड्यूरिंग ट्रेड आपका माइंडसेट क्या होता है। तो जो गुड ट्रेडर माइंडसेट होता है, वो एक तो वो ऑब्जर्वर होता है, वो चीजों को मतलब तौर पे देखता है, ओवरऑल व्यू देखता है। और लेकिन उसकी जो अपनी जो तबीयत है वो काम रहती है, पीसफुल रहती है। उसमें उसके ऊपर कोई अ, हैजानी कैफियत तारी नहीं होती। उसके जज्बात जो हैं वो कंट्रोल्ड रहते हैं, उसके इमोशंस, उसकी उस सोचने और समझने की जो सलाहियत है वो लॉजिकल रहती है। उसको पता होता है कि अगर वो इंट्राडे ट्रेड कर रहा है या लॉन्गर टर्म की ट्रेड कर रहा है, तो उसके एवरेज और लेवल्स क्या है, और उसको अगर स्टॉक उस तरफ मूव करेगा तो फिर उसको क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। उसकी कोई ईगो नहीं होती कि उसको लग रहा है कि अगर उसने गलत एंट्री कर ली है, फॉर एग्जांपल उसके पास उसने स्टॉक्स को मूव होते हुए देखा टेक्निकल लेवल्स के ऊपर,
ब्रेकआउट मिल रहा है, उसने ब्रेकआउट किया, लेकिन उसके बाद फौरन से एक नोटिफिकेशन जो है वो पॉप आउट होता है, और नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि कंपनी जो है अपना प्लांट शट डाउन कर रही है, या कंपनी के साथ कोई बैड न्यूज हैपनिंग का नोटिफिकेशन आ गया है। तो अब वो ट्रेड को क्या प्रोलॉन्ग करे क्या नहीं करे, क्यों, क्यों उसने तो बाय कर लिया, तो उसकी ईगो जो है वो उसको रोके रखती है कि नहीं, ट्रेड इनिशिएट कर दिया तो बस इस ट्रेड को अब पॉजिटिव ही क्लोज करना है, अर्ली लॉस बुक नहीं करना। तो वो अपनी ईगो के साथ डिटैच रहता है, वो लॉजिकल चीज़ों को अहमियत देता है, लॉजिकल इंफॉर्मेशन को अहमियत देता है, और अपने ट्रेड की हेल्थ के ऊपर फोकस करता है कि वो किस तरफ जा रही है और उसको क्या करने की ज़रूरत है। रिस्क मैनेज करता है, अगर ट्रेड उसने इनिशिएट किया है तो उसको हैवी कैपिटल कब उसके अंदर इंजेक्ट करना है, या कब उनको एवरेज करना है या नहीं करना, या उसको टाइम देना है। तो ये सारी चीजें वो उसके पास प्लानिंग में होती हैं। तो वंस अ ट्रेड इज रनिंग, अ गुड ट्रेडर बिकम्स एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर, ही वॉचेस प्राइस एक्शन विदाउट पैनिक और एक्साइटमेंट। तो ये उसका पहला नजरिया होता है किसी भी चीजों को देखने का। अगर प्लान के मुताबिक एवरेजिंग की जरूरत हो तो हिकमत अमली से काम लेता है वो ट्रेडर। अगर प्रॉफिट बुकिंग की बारी हो तो आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, ऐसा नहीं है एकदम से प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर चीजें स्केल आउट हो रही हैं प्रॉफिट में, तो कुछ पोजीशंस को वो प्रोलॉन्ग भी करके लेके चला जाता है। और दूसरा ये कि जब वो अपनी ट्रेड करता है और उसकी ट्रेड अच्छी चली जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने फ्रेंड के सर्कल्स में इधर उधर वो उसकी शेखी मारना शुरू कर दे, और अपनी एक ट्रेड के चक्कर में बाकी कई ट्रेड्स को जो है वो जो वो अपॉर्चुनिटी ले सकता है उनको मिस कर दे। अ, तो बहस में आपने कम टाइम स्पेंड करना होता है, डिस्कशंस में कम टाइम स्पेंड करना होता है, ये सारे काम होते हैं ऑफ मार्केट में काम करने वाले, जब आप रिसर्च कर रहे हो। जैसे ग्रुप स्टडी अगर हम स्कूल के डेज में करते हैं, तो वो पेपर के टाइम पे ग्रुप स्टडी काम नहीं करती, अ, उसके पहले ग्रुप स्टडी काम करती है, बल्कि उसके भी बहुत पहले। तो बैड ट्रेडर माइंडसेट क्या होता है, जब उसकी ट्रेड खराब जाती है तो पैसिव डिनायल में चला जाता है, फौरन से सिस्टम को शट डाउन किया, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया, ट्रेड को लॉस में छोड़ दिया, और वो लॉस बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। और कोई उसको पास फैसला करने की उसके पास कोई सलाहियत नहीं होती, ओवर रिएक्शन होता है उसका चीजों के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो जो मैच देखते हुए अगर टीवी तोड़ देते हैं, सोचें अगर वो लोग ट्रेडिंग में आ जाएं और उनकी ट्रेड को डाउन लग जाए, तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले अपना मोबाइल तोड़ेंगे। फिर जिससे उन उसको जिस पर्सन से उनको इंसाइट मिली होगी, उसके बारे में ओल फोल किस्म की बातें करेंगे, लफ्ज गुफ्तगू करेंगे, बुरी बातें करेंगे, क्योंकि खुद उन्होंने रैंडम एंट्रीज ली होती हैं। इमोशनल रोलर कोस्टर के ऊपर उनकी जिंदगी जो है वो गुजर रही होती है। उनके अपने इमोशंस उनके अपने काबू में नहीं रहते। कंफर्मेशन, बार बार 5 4 ग्रुप्स में आपको एक ही पर्सन नजर आएगा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं तो आपको कई दफा ऐसे लोग नजर आएंगे, प्राइवेटली भी पूछ रहे होंगे, एक्टिंग करके पूछ रहे होंगे, और 36 लोगों से पूछ रहे होंगे कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये स्टॉक ऊपर जाएगा। जबकि कोई भी नहीं बता सकता कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि स्टॉक तो सिर्फ तब ही ऊपर जाएगा ना जब स्टॉक की ट्रेडिंग होगी मार्केट के अंदर, और जब मार्केट ओपन होती है तब उस टाइम पे वो जो डिनाइल वाला पर्सन होता है उस टाइम पे वो मार्केट में देखता नहीं, उसका सिर्फ काम होता है डिस्कशन करना, क्योंकि चीजें उसके हाथ से निकल चुकी हैं। क्यों निकल चुकी हैं? क्योंकि उसने अपना 100% एक्सपोजर यूटिलाइज कर लिया हुआ है। अब उसके पास ना तो एवरेजिंग के लिए कोई सोल्यूशन है, और लास्ट में वो इतने है कि वो स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सकता। तो जब उसके हाथ में कोई चीज नहीं है तो बस फिर उसने टाइम कंज्यूम करना है। वो टाइम कंज्यूम करने के लिए वो दूसरे लोगों का भी टाइम खराब करता है। जैसे बचपन में अगर आप स्कूलों में हो तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़े दूसरे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका भी टाइम जो है वो खराब करते हैं। तो सेम यही इस तरह ट्रेडिंग में भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि एक स्टॉक उन्होंने खरीदा हुआ है, 100 शेयर्स खरीदे हैं या 1500 शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू के पीछे वो दिन भर उसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। तो टाइम जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल है, ये टाइम आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, अपनी इबादत में गुजार सकते हैं, अपने लर्निंग में लगा सकते हैं, ताकि आइंदा आपको ऐसी गलती नहीं हो। तो टाइम जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो जो बैड रीडर माइंड सेट होता है वो इन सब चीजों के अंदर अपने आप को उलझा के रखता है, और अगले आने वाली ट्रेड को भी वो प्लान नहीं करता कि कोई दूसरी ट्रेड ढूंढ ले,
उसके बारे में कोई रिसर्च कर ले, कोई दूसरा शेयर ट्रैक करना शुरू कर दे। वो ऐसा भी नहीं करता। तो इस तरह से अपने वो माइंडसेट को खराब रखता है। उसके बाद हम देखेंगे एग्जिट। तो जब कोई ट्रेड आप क्लोज करते हैं तो उसका भी असरात आपके आपके जहन के ऊपर मुरतब होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आते हैं। यानी कामयाबी किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या नाकामी अच्छी लगती है किसी को? क्या नाकामी से आप कोई सबक हासिल करते हैं? नाकामी से कोई चीजें सीखते हैं आप? तो जब आपकी ट्रेड अच्छी जाए तो आपका क्या उसके बाद रुझान रहता है? तो जो अच्छा माइंड सेट होता है वो ट्रेड क्लोज करते हुए ये नहीं देखता कि उसने ट्रेड के अंदर कितना उसने ट्रेड के अंदर कैसा परफॉर्म किया ड्यूरिंग द ट्रेड, बस वो दे देखता है कि मैं ट्रेड क्लोज कहाँ पे कर रहा हूँ। क्या मैं अर्ली लॉस बुक कर रहा हूँ? तो अगर मैं अर्ली लॉस बुक कर रहा हूँ तो उसका पॉजिटिव साइन क्या है कि उसने कंट्रोल्ड कास्ट, उसने कास्ट अपनी कम की, कि उसने कम लॉस पे बुक कर लिया और अपना पैसा अब उसने खुला कर लिया। अब उसके पास आगे अपॉर्चुनिटी आ गई है कुछ और करने की। अगर उसने ब्रेक इवन पे क्लोज कर दी ट्रेड, जो कि प्रेशर में पहले गई फिर ब्रेक इवन पे आ गई, तो भी उसके लिए वो एक विन विन साइन है कि उसने अपना पैसा बचा लिया, कैपिटल प्रेशर में जाने से बचा लिया। इसी तरह अगर वो स्मॉल प्रॉफिट क्लोज करता है तो उसको भी वो पॉजिटिवली देखता है कि वो एक कदम तो आगे बढ़ा, चार कदम आगे नहीं बढ़ सकता तो वो एक कदम तो आगे बढ़ा। जैसे स्नेक एंड लैडर्स की अगर गेम आप अपने पास सोचें, तो अगर आपको 100th लेवल पे जाना है तो उसका क्या आप एक ही जंप में लगा के जाएंगे? उसमें आपको कभी एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, कभी चार स्टेप्स आगे जाना पड़ेगा, कभी एक स्टेप आपको पीछे भी आना पड़ेगा। तो इस तरह से वो जो गुड ट्रेडर माइंडसेट होता है वो इस तरह चीजों को देखता है। फिर बिग प्रॉफिट को वो कैसे बुक करता है? वो एकदम से अपनी ट्रेड्स बुक बिग प्रॉफिट में क्लोज नहीं करता, बल्कि स्टेप वाइज कुछ कुछ क्वांटिटी वो अपनी बुक करता है। कि 100 शेयर्स बेच दिए, 200 शेयर्स बेच दिए, अगर उसने 1,000 शेयर्स खरीदे हैं तो 5 रुपए गेन मिल रहा है। 500 शेयर बेच दिए, 10 रुपए गेन मिल रहा है, 100 रुपए शेयर बेच दिए। तो वो इस तरह से स्टेप्स के अंदर अपने अपनी ट्रेड मुकम्मल करता है ऊपर की तरफ। तो इन सब चीजों को वो पॉजिटिवली चीजों की तरफ से देखता है और उनको लर्निंग प्रोसेस की तरफ समझता है। लेकिन जो बैड ट्रेडर माइंडसेट होता है वो क्या करता है, वो इन चीजों के ऊपर ही अपने आप को और ज्यादा डिप्रेशन में डालता है। जब कोई चीज उसकी प्रेशर में जाती है तो वो उसको प्रॉफिट की तरह स्केल आउट कर देता है कि अ, अब तो बस जो है वो सब कुछ धर्म भरम हो गया। जैसे लास्ट डे ऑफ जजमेंट जो है वो आज ही आ जाएगा। पूरी पूरी इकोनॉमी जो है वो भी कि अभी क्रैश कर जाएगी। तो उसके उसको कुछ नहीं लगता कि ये रिवर्स होगा या नहीं होगा। और अगर वो उम्मीद लगाएगा तो वो उम्मीद कहाँ पे, अर्ली अर्ली लास्ट पे नहीं लगाएगा। वो उम्मीद लगाएगा जब लास्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर जाके वो उम्मीद को पकड़ लेगा, यास को पकड़ लेगा। फिर वो वसवसों और उम्मीदों के अंदर जो है वो अपनी उसकी जिंदगी चलना शुरू हो जाती है। और ख्वाब भी बनाता है कि एक दिन उठेगा उसको अपर लाख मिलेगा। तो इस तरह से वो मतलब उसके हाथ में कुछ चीज होती नहीं है, कोई उसके पास प्लान नहीं होता चूंकि एवरेज का या स्टॉप लॉस का। तो वो इन सारी बातों के अंदर अपना जो है वो अपनी जहनी तवानाई खर्च करता है। और फिर एट द एंड जब उसको कोई दूसरा पर्सन या कहीं भी जगह से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो वो क्या करता है, एकदम से लॉस बुक कर लेता है। और जबकि उसको ये पता होता है कि जब वो दूसरी ट्रेड भी इनिशिएट करेगा तो उसके अंदर भी गारंटी थोड़ी है कि वहीं से स्टॉक्स ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे। तो फिर वो वही वाली चीजें उस ट्रेड के अंदर आ जाती हैं। वो वाले अफरीत जो होते हैं वो गालिब आ जाते हैं उसके ऊपर, उसकी जहनी सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर। तो वो चीजें वहां पर भी तारी करता है। इस तरह वो यक्के बाद दीगरे अपने अकाउंट को बहुत ज्यादा लॉसेस के अंदर ले जाता है। तो ओवरऑल एटीट्यूड जो है गुड ट्रेडर का क्या होता है कि वो रिजल्ट के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करता, वो प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है। और प्रोसेस के अंदर वो एडजस्टमेंट्स करता है, प्रोसेस को वो ऑब्जर्व करता है। जैसे हम अपनी जिंदगी के अंदर पैदा होने वाली जो जो भी सिचुएशंस होती हैं उनको हम फेस करते हैं, उनके मुताबिक हम अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं। तो जो गुड ट्रेडर माइंडसेट होता है वो भी अपनी ट्रेड के अंदर ट्रेड को मैनेज करने की सलाहियत रखता है। उसके अंदर जो भी रिजल्ट्स पैदा हो रहे होते हैं उनको कबूल करता है। तो उसकी जो तबीयत होती है
वो रिजिलियंट किस्म की होती है, सब्र और कनात वाली होती है, और नज्मो जब्त वाली होती है उसकी तबीयत के। जो उसने लेवल्स लगाए हैं एवरेजिंग के लिए, क्या वो वैसे प्ले कर रहे हैं? उसने अगर स्टॉप लॉस लगाया तो स्टॉप लॉस के अंदर उसको लॉस बुक करना है, वो हाई रिस्क पे ट्रेड कर रहा था कि नहीं कर रहा था। और कंसिस्टेंट लर्निंग होती है उसकी। ट्रेडिशनल बिहेवियर को तो वो समझ ही रहा होता है, लेकिन जो आगे सिचुएशंस पैदा हो रही होती हैं वो उनके ऊपर भी काम करता है कि अच्छा ये भी होता है मार्केट में, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हुआ है, आज ऐसे हुआ है, आज इतना वॉल्यूम जनरेट हो गया, इस सेक्टर के अंदर दोबारा से एक चीजें डेवलप हो गई। तो वो उन सारी जो नई चीजें पैदा हो रही होती हैं मार्केट के अंदर, वो उन चीजों को भी एनालाइज करता है और उनको अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाता है। जैसे हम अपनी जिंदगी के अंदर आने वाली सिचुएशन, जब जब सिचुएशंस पैदा होती हैं तो हम सीखते हैं, समझते हैं, तो हम उनके ऊपर काम करते हैं, और यही हम चीजें आगे बच्चों में ट्रांसफर करते हैं कि आपने भी चीजों को समझना है। और कोई भी सिचुएशन पैदा हो तो पैनिक नहीं होना, बल्कि उस चीज को समझना है और ये देखना है कि हम कैसे उस सिचुएशन के साथ नबर्द आजमा हो सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। उसके बाद है कि ओवरऑल एटीट्यूड जो है, वो बैड ट्रेडर क्या होता है? तो बैड ट्रेडर का ओवरऑल एटीट्यूड जो है वो बुरा ही होता है। जैसे कि आम लोग हमें नजर आते हैं जो बुरी तबीयत के मालिक होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, बेसब्रे होते हैं, लालची होते हैं, डरपोक होते हैं, बुजदल होते हैं, ईगो ड्रीवन होते हैं। उनकी जो ईगो है वो बहुत जल्द हर्ट हो जाती है। अ, एक तो ये है कि आप अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हैं ना। एक ये है कि आप छोटी छोटी बातों के ऊपर दूसरे लोगों को हकारत से देखते हैं, या खुद को कम एहसास कमतरी में डाल लेते हैं। तो जो बुरा ट्रेडर होता है वो भी इस तरह से, मुझे तो, मैं मार्केट में आ गया, मुझे मार्केट की समझ नहीं है, मैं क्या करूं, ये वो। तो इस तरह का जो एटीट्यूड होता है वो बुरा एटीट्यूड होता है। आपको मार्केट को समझना है। मार्केट कोई अफरीद या बला चीज नहीं है, कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। मार्केट बहुत आसान है। मार्केट में चीजें, आप स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। आपको अडॉप्ट करना है उन सिचुएशंस के साथ जब आपने एक दफा ट्रेड इनिशिएट कर ली। और स्टडी करनी है। स्टडी कितनी करनी है? जितनी मैंने आपको पिछली प्रेजेंटेशन में बताया कि अगर आपने ट्रेड्स करनी है तो ट्रेड स्टिम्युलेटर्स को आपने पढ़ना है। अगर आपने चीजों को ओन करना है तो बिजनेस डेप्थ्स को आपने पढ़ना है। तो इतना ही आपको जरूरी है। आपको किसी के ऊपर ब्लेम गेम करने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ के लिए। आपको, आप अगर कुछ अच्छा कर रहे थे लेकिन किसी ने आपको कोई टोंट मार दी, कोई चिढ़ चिढ़ा दी, उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस खराब हो गई, तो ये आपका कसूर है कि आपने अपने जहन को इतना कमजोर किया हुआ है कि किसी एक की एक छोटी बात से आपका जो मूड जो है वो खराब हो जाता है। आपको उस छोटी बात को अहमियत नहीं देनी। आपको अपनी ट्रेड्स, अपने डिसीजन के अंदर फोकस रखना है, जैसे आपको अपनी लाइफ के अंदर फोकस रखना है। तो a bad trader is the opposite. He chases his ego just to prove he was right. He is impatient, takes excessive risk, and changes his system after every loss. He always blames the market, the broker, or the news for his failure. क्योंकि उसके पास कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती, कोई प्लान नहीं होता, तो वो हर मर्तबा जो है एक गलत माइंडसेट के साथ, एक गलत स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में एंटर होता है और वो लॉस बुक करता है। और जब वो लॉस बुक करता है तो उसका दुख जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक्चुअली वो अपने दुख और गम को और लॉस को कंपाउंड करता रहता है। जैसे एक बुरा ट्रेडर जो है वो अपनी खुशी को, अपने मुनाफे को कंपाउंड करता है, इसी तरह बैड ट्रेडर जो है वो अपने अंदर ही अंदर अपना गुस्सा बढ़ाता रहता है। तो आपने इन चीजों से बचना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। उसके बाद है बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। अच्छा, एक गुड ट्रेडर जो होगा वो क्या करेगा? वो कभी भी रैंडम ट्रेड्स नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसने ट्रेड देखी और 100% के साथ एक्सपोजर एंट्री ले ली, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में कोई चीज एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, कोई एब्सोल्यूट फार्मूला नहीं है। तो वो हमेशा बैलेंस तरीके के साथ काम करेगा। स्टडी उसने स्टॉक्स को पहले से करके रखा होगा, उनकी कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन बना के रखी होगी। उसको पता होगा कि अच्छा ये ब्लू चिप्स कंपनीज हैं, तो ब्लू चिप्स कंपनीज हैं, इनके अंदर अपॉर्चुनिटी आ रही है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो 25 से 50% तक भी पैसा अपना इंजेक्ट कर सकता है एक ट्रेड के ऊपर या एक सेक्टर के ऊपर। उसको पता है कि ये रिस्की रॉकेट्स हैं, फंडामेंटल्स इनके वीक रहते हैं, लेकिन वॉल्यूम ट्रेड्स होते हैं, इनके अंदर भी मार्केट में मूव आती है, स्प्रेड आता है।
तो इनके अंदर मैक्सिमम वो 10 से 15% अपना कैपिटल एलोकेट करके ट्रेड इनिशिएट ले सकता है। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं XYZ कंपनी जो है, ये इसके कितने शेयर खरीदूं और कितने स्प्रेड पे बेचूं। अभी आवाज आ रही है? हेलो। जी बताइए मुझे। अ, तो जो तो जो बैलेंस, जो गुड ट्रेडर माइंडसेट होता है, उसने ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स, कैटेगराइजेशन ऑफ स्टॉक्स पहले से करके रखी होती है कि कौन से स्टॉक जो है वो ड्राई वॉल्यूम ट्रेड होते हैं, तो उनके ऊपर कितना वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना चाहिए। चलिए दोबारा से इस हम कवर करते हैं। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, जो गुड ट्रेडर माइंडसेट वाला ट्रेडर होता है, उसने क्या करना होता है, उसने पहले से स्टडी करके रखा होता है कि कौन से स्टॉक्स जो है ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, अगर उसको इंटरडे ट्रेड करनी है, स्विंग या पोजीशन ट्रेडिंग करनी है, तो कितना एक्सपोजर वो अपने अकाउंट का इनके ऊपर इंजेक्ट कर सकता है। चूंकि उसको पता होता है कि ये स्टॉक्स ब्लू चिप्स हैं, तो वो ज्यादा परसेंटेज के साथ भी इनके अंदर ट्रेड कर सकता है। लेकिन चूंकि उसको ये पता है कि वीक फंडामेंटल वाले स्टॉक्स भी वॉल्यूम लीडर्स बनते हैं, उनके अंदर भी स्प्रेड आता है और वहां से भी अपॉर्चुनिटी क्रैक हो सकती है, लेकिन वो उन स्टॉक्स के ऊपर 5, 10 या 15% अपना एक्सपोजर यूटिलाइज करता है। इससे ज्यादा वो यूटिलाइज नहीं करता। आल दो कि कोई एक्सट्रीम सिचुएशन डेवलप ना हो जाए, तब तक वो 25% से भी ज्यादा उसके ऊपर वो अपना एलोकेट नहीं करता। अच्छा, ये जो परसेंटेज है, ये हर गुड ट्रेडर बैलेंस माइंडसेट वाला पर्सन अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन ये उसके पास उसके माइंडसेट में ये सारी चीजें होती हैं। उसको पता होता है कि मॉडरेट स्टॉक्स के अंदर उसको कितना एक्सपोजर जो है वो यूटिलाइज करना है, ड्राई वॉल्यूम स्टॉक्स जो होते हैं उनके अंदर कितना वॉल्यूम इंजेक्ट करना है। इसी तरह ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स जो डिविडेंड भी देते हैं, अगर उनके अंदर स्टेट स्टक होती है तो उनको कितना एक्सपोजर यूटिलाइज करना है। तो गुड ट्रेडर माइंडसेट के पास एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर उसके माइंडसेट के अंदर होता है ट्रेडिंग के लिए। इसी तरह जब हम ओनिंग या होल्डिंग पोर्टफोलियो के ऊपर बात करेंगे, वहां पे माइंडसेट की बात करेंगे, तो फिर हम वहां पे भी ये सेगमेंट डिस्कस करेंगे। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या आता है? गुड ट्रेडर माइंडसेट जो है वो हमेशा काम, प्लान्ड और डिसिप्लिन रहता है। बैड ट्रेडर माइंडसेट जो है वो इमोशनल रोलर कोस्टर रहता है, रैंडम एंट्रीज करता है और अपने ईगोइस्टिक डिसीजनिंग और ईगोइस्टिक थॉट प्रोसेस के अंदर रहता है, और चीज़ों को कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स करके रहता है, और टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम, टाइम ज़्यादा स्पेंड करता है, और प्रोडक्शन पॉजिटिविटी की तरफ, वो सॉल्यूशंस की तरफ कम सोचता है। यानी जब भी आपकी ट्रेड स्टक होगी तो आपने उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है कि आप किस किस तरह से उस ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। या तो आपने हालात वाकयात के ऊपर उसको छोड़ देना ट्रेड को, या आपने कुछ उसके अंदर तब्दीलियां लेकर आनी है एवरेजिंग की तरफ, या ऊपर से सेल करके नीचे से बाय करना। कोई भी ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसको जो आपको एक्टिव रख सकते हैं अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए। तो ये हमने प्रेजेंटेशन दिया। कोई आपका क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर उसको आंसर कर देता हूँ। गुड ट्रेडर माइंडसेट जो है वो मास्टर द प्रोसेस नॉट द आउटकम्स, ये उसकी टैगलाइन होती है उसके जहन में चलने वाली। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप बता दीजिए। गुड ट्रेडर माइंडसेट के हवाले से या बैड ट्रेडर माइंडसेट के हवाले से, या आपके जहन में कोई इस तरह की कैफियत होती हो पैदा ट्रेडिंग के दौरान, जो जिसकी वजह से ट्रेड आपकी कॉम्प्लेक्स होती हो, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चले, थैंक यू जी। एक हमने प्रेजेंटेशन पहले हमने रिकॉर्ड की थी, एक हमने ये कर दी। अब हम 3 प्रेजेंटेशन और रिकॉर्ड करेंगे, तो वो फिर हम आने वाले दिनों में करेंगे। आपके वक्त का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।